हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। अब तक हम लोगों ने ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने प्लेलिस्ट देख लिया होगा। जो बिल्कुल नए हैं मेरे चैनल पे, मैं आपको बता दूं, मैंने पीसी 13 और 14 के लिए कंप्लीट अकाउंटेंसी सिलेबस अपने चैनल पे प्रोवाइड किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों का ही प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हो। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लो, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि बेसिक क्या है। आज हम ना कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ये जो एमसीक्यूज़ है ये SAS क्विज़र ऐप जो है उससे लिया गया है। उसमें जितने भी एमसीक्यूज़ है मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूं। और अब तक मैंने अप्रॉक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए 18 से 20 वीडियोस अपलोड किए हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए 9 वीडियोस अपलोड किया है। ये आपके लिए सफिशिएंट है। देखो, कुछ चीज़ें छूटी है, इसमें भी छूटा है, फाइनेंशियल में भी, कुछ कॉस्ट में भी छूटा है, बट यकीन करो जो मैंने करवाया है वो आपके पास होने के लिए ही नहीं, 70+ लाने के लिए सफिशिएंट है। और तुम्हें आइडिया हो जाएगा आज की क्लास के बाद कि क्वेश्चंस किस टाइप से करने हैं और कैसे कैसे मैंने करवाया है। तो चलते हैं, बिना किसी और टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक्स आते हैं। ठीक है, बेसिक्स जो है वो आते हैं क्योंकि मैंने वो करवा रखा है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, इंफॉर्मेशन इज फाइनेंशियल रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन। कोई भी जो इंफॉर्मेशन होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट का, वो किस चीज पे बेस्ड होता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या ऑल ऑफ द अबव। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, वो हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो इकोनॉमिक हो। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? इकोनॉमिक। इसका आंसर क्या आएगा? इकोनॉमिक। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर ये कह रहा है इंटरनल यूजर ऑफ अ बिजनेस एंटिटी आर एक्सेप्ट। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल यूजर कौन कौन से होते हैं। तो एक तो हो गया ऑनर, एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है मैनेजर। ठीक है, ये तीन जो है ना, मैनेजमेंट कह लो, मैनेजमेंट के जो पार्ट है, ये तीनों इंटरनल होते हैं, बाकी सारे एक्सटर्नल होते हैं। ऐसे क्विज़र में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है। अब जरा गौर से देखो कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एंटिटी, ये इंटरनल है। यस, ये बिजनेस के अंदर ही तो है। प्लांट मैनेजर, ये भी बिजनेस के अंदर है। लाइन सुपरवाइजर, ये भी बिजनेस के अंदर है। और ऑनर ऑफ द एंटिटी, ये भी अंदर है। तो इसका आंसर आना चाहिए था नन ऑफ द अबव। लेकिन इन्होंने डी दे रखा है, बट इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबव। इन्होंने ऑनर को भी एक्चुअली में एक्सटर्नल मांग रखा है, जो गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। एक्सटर्नल यूजर ऑफ द बिजनेस एंटिटी, इनमें से कौन कौन सा एक्सटर्नल है? तो इन्वेस्टर, क्रेडिटर और लेंडर, ये सारे एक्सटर्नल है। सही है, पहला जो है वो एक्सटर्नल है। फिर क्या है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ एंटिटी, ये इंटरनल है। ध्यान रखना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है बिजनेस का, वो इंटरनल यूजर है। कस्टमर एक्सटर्नल है, तो पहला हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया। फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब देखो, कंपनी का रजिस्ट्रार तो बाहर कोई बैठता होगा ना, वो होगा ना। तो ये एक्चुअली में ये इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल है। तो पहला, तीसरा और चौथा आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। क्योंकि इन्होंने ऑनर को भी एक्सटर्नल मांग रखा है, तो इनके अकॉर्डिंग है आंसर 1 3 4 5 1 3 4 5 ये वाला। लेकिन एक्चुअली में होना चाहिए था 1 3 एंड 4 ओनली। ध्यान रखना, ऐसे क्विज़र में कुछ एक चीजें गलत भी है। गलत नहीं कहूंगा मैं, ये बेसिकली क्या है कि इन्होंने जिस बुक को फॉलो किया है उसमें वो है, बट हमारे यहाँ रेफरेंस में TS ग्रेवाल दे रखा है, तो TS ग्रेवाल को हम सही मानेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ द एंटिटी आर डिटरमाइन वेदर और नॉट द बिजनेस एंटिटी इज एलिजिबल फॉर अ लोन। एक बात बताओ, फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है, जो है वो लोन देने के लिए सफिशिएंट है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? अब एक आदमी जब लोन देने के लिए जाता है तो वो क्या देखेगा? वो फाइनेंशियल रिपोर्ट ही देखेगा ना। तो ऑनर डिसाइड करेगा कि लोन मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं। क्या कस्टमर डिसाइड करेगा? नहीं। क्या रेगुलरिटी अथॉरिटी डिसाइड करेगी? नहीं। कौन डिसाइड करेगा? क्रेडिटर। सी, जो क्रेडिटर है ये डिसाइड करेगी कि भैया आपको लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखना आप। ठीक है, क्रेडिटर डिसाइड करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। यूजर आर ग्रुप्स आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी हु यूजेस द इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन अबाउट द बिजनेस एंटिटी। अब ये कह रहा है कि कौन से यूजर्स होते हैं जो बिजनेस के बाहर रहते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो देखो, बिजनेस के बाहर से है तो एक्सटर्नल, बिजनेस के अंदर है तो इंटरनल। ये आपको ध्यान रखना है, बिजनेस के बाहर है तो एक्सटर्नल और अगर अंदर है तो इंटरनल।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी रिलेवेंट इफ इट इज, देखो एक कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट कब होता है, तो पहले तो मैं आपको ना इंफॉर्मेशन के बारे में बताता हूं। इंफॉर्मेशन के लिए ना कभी भी जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आएगा ना, तो आपको चार चीजें ध्यान रखनी है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कह लो ये क्वालिटीज होती है। पहला होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, स्पेलिंग को इग्नोर मारना, ठीक है। यानी कि जो बिजनेस का जो इंफॉर्मेशन है ना, वो अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो कि उसको देख कर ना अंडरस्टैंड किया जा सके कि बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं। फॉर एग्जांपल, हम किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तो हम बता देते हैं कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी में ये होना चाहिए कि वो क्लियरली एक्सप्रेस्ड हो, क्लियरली एक्सप्रेस्ड हो, और कोई ना मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ही रॉकेट साइंस हो उसको समझना, तो यानी कि बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो। तो पहला तो इंफॉर्मेशन की ये क्वालिटी होती है। दूसरा होता है वो रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए उसका, ठीक है। रिलेवेंस होना चाहिए यानी कि इसकी एक्चुअली में इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि इसको देख करना आपको पता चले कि भैया मतलब जरूरी है ये, ठीक है। इजीली अंडरस्टैंड हो, ठीक है, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, और रिलेवेंट होना चाहिए, ताकि हमें ना अगर मान लो से मुझे किसी कंपनी को लोन देना है, ठीक है, कंपनी को लोन देना है मुझे किसी कंपनी को, और उसमें मान लो उसने प्रॉफिट नहीं दिखा रखा है, ये दिखा रखा है कितना असेट्स है कितना लायबिलिटी, तो क्या असेट्स और लायबिलिटी देखकर मैं लोन दे दूंगा? नहीं दूंगा। तो जो अकाउंटिंग है ना, वो रिलेवेंस इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि मैं उसको देखकर डिसाइड कर सकूं कि मैं उसे लोन दूं या ना दूं। तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में होता है। और चौथा होता है रिलायबल। रिलायबल होना चाहिए यानी कि जिसपे ना आप ट्रस्ट कर सको, ये किसी पर्सनल बाइस पे बेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई पर्सनल जजमेंट पे बेस नहीं होना चाहिए। और चौथा होता है कंपैरेबिलिटी, ठीक है, यानी कि अकाउंट इस तरीके से बनना चाहिए कि आप इजीली इसको, मैं इसकी लिखने की मुझे बहुत आदत है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोर्ड पे बनाता स्मार्ट बोर्ड पे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता, तो इसीलिए मैंने ये वाला डिसाइड किया है। तो थोड़ी सी आप लोगों को आई नो कुछ ये सब भी देखने को मिल रहा है जो आपको उतना पसंद नहीं आ रहा होगा, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी रिलेवेंट। अब देखो रिलेवेंट कब होगा? जब वो फ्री फ्रॉम बाइस्ड हो, ठीक है। क्लियरली प्रिपेयर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये देखो, अगर क्लियरली प्रिपेयर है दैट मींस कि अंडरस्टैंडेबिलिटी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है, अंडरस्टैंडेबल है यानी अंडरस्टेबिलिटी है। फ्री फ्रॉम बाइस्ड है दैट मींस कि वो क्या है? रिलेवेंट है। फ्री फ्रॉम बाइस्ड है तो उसका मतलब क्या हुआ? वो रिलेवेंट है, रिलायबल है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 7 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स, देखो कभी भी ना एक अकाउंटिंग जो है ना वो आइडेंटिफाइंग से स्टार्ट होता है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो, और कम्युनिकेशन पे खत्म हो जाता है। किस पे खत्म होता है? कम्युनिकेशन पे खत्म हो जाता है, ठीक है। हमेशा आइडेंटिफाई से स्टार्ट होगा और कहां खत्म होगा? कम्युनिकेशन पे खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। अकाउंटिंग मेजर्स द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट, नहीं। फाइनेंशियल यूनिट, नहीं। मॉनेटरी यूनिट, सही। 8th का आंसर क्या है? सी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। आइडेंटिफाइड एंड मेजर इकोनॉमिक इवेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन, कोई भी इकोनॉमिक इवेंट को कैसे लिखा जाता है? हमेशा ध्यान रखना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखो, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखो, ठीक है। रिकॉर्डिंग हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है। 9th का ए है। 10th का देखो, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो रिलायबल है, यस, अभी मैंने बताया ना 4 चीज है। अंडरस्टैंडेबिलिटी है, रिलेवेंट है, कंपेरेबिलिटी है, क्या लॉन्ग लास्टिंग है? नहीं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये नहीं बताया है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 10th का जो है आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ये 4 चीज होती है खासियत अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, वेरीफिएबिलिटी, फेथफुलनेस, न्यूट्रलिटी आर कंपोनेंट्स ऑफ, देखो वेरीफिएबिलिटी, फेथफुलनेस और न्यूट्रलिटी क्या होता है ना, जिसको आप देखकर एक तरह से रिलाई कर सको, वेरीफाई कर सको। जहां पे वेरीफाई हो पाएगा, ठीक है, फेथफुलनेस है दैट मींस कि वो रिलायबल है। तो आंसर इसका क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? फर्नीचर खरीदा है 10,000 रुपए का बिजनेस के लिए, ये तो है। पेड फॉर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ये भी है। पेड सन्स फीस फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट, भैया घर की बातें घर पे रखो ना, बाहर क्यों ला रहे हो, ठीक है। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। और पेड सन्स फी फ्रॉम बिजनेस, अब देखो यहां पे फीस तो वो घर का ही कर रहा है पे, लेकिन
पैसा बिजनेस से ले रहा है, तो जैसे ही बिजनेस आ गया तो कह सकते हो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन ये हो गया, अदरवाइज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, Dipti wants to buy a building for her business today. Which of the following is relevant data for his decision? देखो, कभी भी आप कुछ भी खरीदने के लिए जाते हो तो क्या चीज देखते हो? चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप खुद से डिसाइड करना, खुद से सोचोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। पहला क्या है? सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड फॉर द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2000 फॉर रुपीज 10 लाख। ठीक है, सेम टाइप का बिजनेस 10 लाख में खरीदा गया था 2000 में। ठीक है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दीप्ति जो है ना, घर बिल्डिंग खरीदने से पहले ये देख सकती है। बाकी ऑप्शन देखो, बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल ऑफ 2003, हमें इससे क्या करना है? ठीक है, बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल ऑफ 1998, हमें भी इससे कुछ नहीं करना। 1998 में कितना बना था? आज तुम घर खरीदने के लिए जाते हो तो क्या देखते हो कि आस पड़ोस में सेम टाइप की बिल्डिंग कितने में बिक रही है, यही ना? ये थोड़ी ना कि इसको बनाने में 2099 में कितना आया था या 1999 में कितना आया था। आप प्रेजेंट देख रहे होते हो, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, which is the last step of accounting as a process of information? लास्ट क्या होता है? कम्युनिकेशन। अभी मैंने बताया था ना, पहला होता है आइडेंटिफाई करना, फिर होता है रिकॉर्ड करना, फिर होता है क्लासिफाई करना, फिर होता है समराइज करना, फिर होता है एनालाइज करना। ठीक है, देन कम्युनिकेट करना। ठीक है, यही बेसिकली प्रोसेस है अकाउंटेंसी का। तो पहला है आइडेंटिफाई और लास्ट क्या है? एनालाइज। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड? अगर कोई भी क्लियरली प्रेजेंट हो, यानी कि उसको देखते ही समझ में आ जाए कि वो क्या लिखा है, यानी कि इजीली अंडरस्टैंडेबिलिटी हो उसकी, कि आप देखकर ही बता दो कि क्या है वो पूरा इंफॉर्मेशन। तो अगर क्लियरली एक्सप्रेस्ड हो तो उसको अंडरस्टैंड करना इजी होता है। यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। एक बात बताओ, आप जितने भी अकाउंटेंसी देखो ना, वो सारे एक जैसे ही होते हैं। चाहे आप किसी का भी अकाउंटेंसी देख लो, ठीक है, जितने भी टाइप के बिजनेस होंगे, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, सबका अकाउंट एक जैसे ही होता है। तो ये क्यों होता है? ताकि कंपेयर किया जा सके एक दूसरे से। तो ये कंपेरेबिलिटी, जो कॉमन फॉर्मेट होता है ना, ये कंपैरिजन को दिखाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। मिस्टर अमित स्टार्टेड अ बिजनेस नेम्ड मिस्टर MS अमित enterprises for buying and selling of stationery worth rupees 5 lakh as an initial investment. The entry that the record in the business, कभी भी जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है ना, तो उसकी एंट्री ये होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कभी भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो किस चीज क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट। देखो, कैपिटल अकाउंट डेबिट गलत, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट सही, कैपिटल अकाउंट डेबिट गलत, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट गलत। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 17th का बी। टोटल इस वीडियो में 91 क्वेश्चन है। आप चाहो तो स्पीड को फास्ट करके देख सकते हो, लेकिन देख जरूर लेना। फर्नीचर वर्थ रुपीज 10,000 वॉज परचेज्ड बाय अ बिजनेस एंटिटी। द जर्नल एंट्री, कभी भी कोई असेट्स को खरीदा जाता है ना, तो उसकी एंट्री होती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो, यहां पे असेट्स का मतलब फर्नीचर है, परचेज अकाउंट गलत, कैपिटल अकाउंट गलत, असेट्स अकाउंट डेबिट सही है। ठीक है, फर्नीचर है तो आप उसको असेट्स लिख सकते हो। ठीक है, तो 18th का आंसर क्या है? सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। अमित ने एक स्टेशनरी बिजनेस है, ठीक है, स्टेशनरी बिजनेस है, उसने कुछ स्टेशनरी खरीदा है 2 लाख का, ठीक है, जिसका पेमेंट 15 लाख चेक दिया है और 50,000 रुपए कैश दिया है। 2 लाख का खरीदा है, जिसमें से 1,50,000 रुपए उसने चेक दिया है और 50,000 कैश दिया है। तो क्या एंट्री होगी? ध्यान रखो, स्टेशनरी का ही बिजनेस है और स्टेशनरी ही खरीदा है। जिस टाइप का बिजनेस अगर वही चीज खरीदे ना, तो उसको हमेशा बोलते हैं परचेज अकाउंट। क्या बोलेंगे? परचेज अकाउंट। क्योंकि इस बिजनेस के लिए ये असेट्स क्या है, ये स्टेशनरी क्या है? गुड्स है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहां आ जाएगा 1.5 लाख, यहां 2 लाख और 50,000 किस में चले जाएगा? टू कैश में। तो देखो, सबसे पहले तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट गलत, बैंक अकाउंट डेबिट गलत, बैंक अकाउंट डेबिट गलत। तो देखो, परचेज अकाउंट डेबिट एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो क्या है। मैंने जर्नल एंट्री करना सिखा रखा है, अगर आप लोग बिल्कुल नए हो तो वो वीडियो जरूर देख लेना।
अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, 15 दिन है। अगर आप अच्छे से कर लेते हो तैयारी, 12-15 दिन जो भी है, 15 दिन, तो मैं गारंटी कह सकता हूं मेरी वीडियो से आप पीसी 13 और 14 में पास हो जाओगे, इजीली पास हो जाओगे। लेकिन आपको देखना है, अच्छे से देखना है, अच्छे से सीखना है उसे। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो क्या है। MS अमित इंटरप्राइजेस अ बिजनेस ऑफ स्टेशनरी बॉट स्टेशनरी वर्थ ₹2 लाख बाय पेइंग 150 बाय चेक। ये तो सेम है ना, देखो सेम क्वेश्चन है, 19 और 20 क्वेश्चन सेम ही है ना, सेम है। 19वां और 20वां सेम ही है, ठीक है। बट ध्यान रखना इसमें ना उधार में खरीदा है, ठीक है। तो जहां यहां कैश आया था ना, टू कैश अकाउंट, तो यहां कैश ना आके क्या आएगा, डेटर आएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डेटर अकाउंट। सॉरी, खरीदते हम क्रेडिटर से है ना, आई एम सो सॉरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, 20वें का सी। 21वां देखो क्या है। अमित ने अ बिजनेस स्टेशनरी बॉट स्टेशनरी 50,000 ऑन क्रेडिट इन मार्च 2019 एंड पेड इट आउट एट द एंड ऑफ अप्रैल 2019। समझो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि मार्च में अमित ने स्टेशनरी खरीदा 50,000 का उधार में। तो जब इसने खरीदा होगा ना, तो इसकी एंट्री उसने की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्यों? क्योंकि उधार खरीदा है, ठीक है, उधार खरीदा है। लेकिन अब इसका पेमेंट अप्रैल में हो रहा है, तो आपको ना अप्रैल में एंट्री करनी है। तो अप्रैल में एक्चुअली में हो क्या रहा है, कैश पेड टू क्रेडिटर। एक्चुअली में ये हो रहा है कैश पेड टू क्रेडिटर। तो जब कैश पे करते हैं क्रेडिटर को, तो क्या करेंगे, यहां क्रेडिटर है जो पैसा एक्सेप्ट करेगा, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देख लो इससे मिलता जुलता कोई एंट्री है क्या, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। कैश और बैंक को एक ही समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बुक कीपिंग। देखो बुक कीपिंग क्या होता है ना, बुक कीपिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। बस रिकॉर्डिंग समझो तुम बुक कीपिंग का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग। तो क्रेडिट सेल परचेज ये रिकॉर्डिंग है, तो पहला जो है वो बुक कीपिंग का पार्ट है। कैश परचेज सेल्स ये भी बुक कीपिंग का पार्ट है। कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, ना बाबा ना, ये बड़ा काम हो गया। मैंने आप लोगों को बुक कीपिंग बता रखा है, पहली ही वीडियो में बताई थी बुक कीपिंग क्या होती है, आई होप देख लिया होगा, तो ये नहीं है। फोर्थ क्या है, फाइंड आउट द टोटल डेटर। देखो टोटल डेटर भी फाइंड करना इनके बस की बात नहीं है, ये बड़ी चीज है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखोगे कि, और 5वां क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी इनके बस की बात नहीं है। बेसिकली जो बुक कीपिंग है ना, ये स्मॉल जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, वही करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। एक बार मैं साउंड चेक कर लेता हूं, साउंड ठीक चल रहा है ना, हाँ ठीक चल रहा है, ओके। आ जाते हैं वापस से अपने उस पे, बीच बीच में मैं जाता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अकाउंटिंग। इनमें से कौन कौन सा अकाउंटिंग से रिलेटेड है, ध्यान रखना, या तो वो बुक कीपिंग से होगा, या तो बुक कीपिंग में आएगा, या फिर वो अकाउंटिंग में आएगा। तो देखो क्रेडिट सेल और परचेज ये तो रिकॉर्डिंग है ना, ये बुक कीपिंग में है। कैश परचेज सेल्स ये भी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, बुक कीपिंग में। कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट ये अकाउंटिंग है। फाइंड आउट टोटल डेटर ये भी अकाउंटिंग है। फाइंड आउट फाइनेंशियल पोजीशन ये भी अकाउंटिंग है। तो 3, 4, 5 देखो कौन सा ऑप्शन है, 3, 4 और 5, ऑप्शन नंबर डी। तो 23 का आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल बी अकाउंटेड अंडर असेट्स। इनमें से कौन कौन सा असेट्स माना जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, यहां पे असेट्स का मतलब फिक्स असेट से है, ठीक है। जब कभी भी ना एक बिजनेस है, मान लो एक कारपेंटर है, कारपेंटर के लिए फर्नीचर फिक्स असेट्स नहीं है, ध्यान रखना, कारपेंटर के लिए फर्नीचर फिक्स असेट्स नहीं है। लेकिन एक दुकानदार के लिए या मेरे और आपके लिए फर्नीचर जो है वो असेट्स है। तो समझो देखो पहला ऑप्शन क्या है, फर्नीचर परचेज्ड बाय माखन सिंह अ डीलर इन फर्नीचर, ये इसके लिए फिक्स असेट्स नहीं है। तो पहला तो नहीं है, ठीक है। पहला वाला जितने भी ऑप्शन है उसको उड़ा दो, ए और बी तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगला आगे देखते हैं क्या है दूसरा। ऑटोमेटिक मशीन परचेज बाय अ वर्कशॉप फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, हाँ ये असेट्स है, ठीक है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो रहा है ना। मशीन मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फर्म फॉर सेल ऑफ टू अ प्रॉपर मिल। अब देखो एक मशीन बना रहा है वो, यानी कि इसका काम ही मैन्युफैक्चरिंग है, मशीन मैन्युफैक्चरिंग, तो इसके लिए भी ये नहीं है। तो तीसरा भी नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा। बचा क्या, चौथा देखो क्या है, फर्नीचर परचेज बाय शंकर स्टेशनरी शॉप, तो इसके लिए भी फर्नीचर है ये। तो दूसरा और चौथा, सेकेंड एंड फोर, ऑप्शन नंबर सी।
ओके, आई होप क्लियर होगा। जिनको दिक्कतें आ रही है वो मेरे वीडियोस देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है। अ स्टेक होल्डर दैट कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट द मनी इन्वेस्टेड इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज जनरेटिंग एन एडुक्वेट रिटर्न दैट द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू पे इट्स डेब्ट एंड रिमेन सॉल्वेंट। अब बताओ, एक आदमी है, उसका काम क्या है, वो चेक कर रहा है कि कंपनी में जो उधार हो रखा है, जो पैसा वैसा है, उसको टाइम पे करना है। ये कौन करता है? मालिक करता है? नहीं करता है, मालिक नहीं करेगा, ध्यान रखना। मालिक ये सब काम नहीं करता, मालिक ने पैसा करके सो गया वो, ठीक है। शेयर होल्डर ना, इसको तो पैसे लगाने से मतलब है। डायरेक्टर मैनेजमेंट, यस, कौन करेगा ये काम? मैनेजमेंट का काम होता है ये सब चीज, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड इंश्योर टू प्रोवाइड और सर्व मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। देखो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, मतलब उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो पहला क्या है, मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, सही है। इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज अफेक्टिंग द सोसाइटी, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, फॉर जजिंग मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेस इफेक्टिवली इन मीटिंग, यस। इसी से तो पता चलेगा ना कि भैया अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग अच्छा बना हुआ है, दैट मीन्स कि जो मैनेजर्स है वो अच्छा काम कर रहे हैं। फैक्चुअल एंड इंटरप्रेटिव इंफॉर्मेशन बाय डिस्क्लोजिंग अंडरलाइंग एजम्पशन मैटर ऑफ, ये भी सही है। ओके, फैक्चुअल एंड रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन बाय डिस्क्लोजिंग, ये भी सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव। और एक चीज तो समझ लो, ऐसे इसका एक रूल, जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाए ना, ऑल ऑफ द अबव टिक कर दिया करो, ठीक है। 27 देखो क्या है। वाउचर एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी फॉर। देखो, हमेशा ध्यान रखना, वाउचर और जो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है ना, ये रिकॉर्डिंग के काम आता है। किसके काम आता है? रिकॉर्डिंग के काम आता है। कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप रिकॉर्ड करते हो ना, तो आप वाउचर्स देखते हो। तो रिकॉर्डिंग का काम कौन करता है? बुक कीपिंग। तो ऑप्शन नंबर ए 27 का क्या आ जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 28वां देखो क्या है। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट ड्रॉज द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मेनली फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग विच हेल्प द मैनेजमेंट इन बजटिंग, एक्सेसिंग प्रॉफिटेबिलिटी, टेकिंग प्राइसिंग डिसीजन, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन एंड सो ऑन इज। देखो, ऐसा कौन सा अकाउंटिंग है जिसका काम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, सब कुछ देख रहा है। देखो, मैंने बताया था अकाउंटिंग 3 टाइप का होता है। पहला होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो मैंने पढ़ाया, इसका काम है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका काम है कॉस्ट को कम करना। मैनेजमेंट का काम है इन सबको मैनेज करना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 28 का सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट असिस्ट इन कीपिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कौन चेक करेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ध्यान रखना। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट असिस्ट इन कीपिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इन ऑर्डर टू अराइव एट अ मेजर और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड फाइनेंशियल साउंडनेस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है। द कंपोनेंट्स ऑफ रिलेवेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। देखो, रिलेवेंस में क्या होता है, जब आप रिलेवेंसी की बात करते हो तो रिलेवेंस में एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी रिलेवेंट है, यानी कि वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसमें ना 3 चीज आती है, ठीक है। सबसे एक चीज ध्यान रखना, वो प्रेडिक्टिव वैल्यू आती है इसमें एक। अकाउंट्स बहुत डीप है, मैं उतना ही करवा रहा हूं जितना आपके लिए काम हो। एक होता है फीडबैक वैल्यू, यानी कि जो रेलिवेंट होना चाहिए उसको देख कर ना पहले तो एक प्रेडिक्ट कर सको, ठीक है। एक फीडबैक वैल्यू हो, एक टाइमलेसनेस हो, वो सब होना चाहिए इसमें। तो देखो क्या क्या चीज दे रखा है द कंपोनेंट ऑफ रेलिवेंट में। इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, यस, तभी तो रेलिवेंट है ना। भैया आज चाहिए मुझे, परसों दे रहे हो, किसी काम का नहीं है वो। मस्ट हेल्प इन प्रेडिक्शन, यस। अगर मैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख के प्रेडिक्ट ही ना कर पाऊं कि भैया आने वाले साल में हम कितना कमा सकते हैं, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ठीक है, तो ये किस काम का। तीसरा, मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये जो यूजर्स है, ठीक है, उनका भी तो इन्फ्लुएंस होना चाहिए ना। अगर आप अकाउंटिंग देख के इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो तो फिर उस अकाउंटिंग का क्या काम? कोई काम नहीं। और द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इन्फॉर्मेशन, ना 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 ना, ये काम कभी भी नहीं होता। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का ये काम नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना, ये काम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ये तो है। ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस निकालना, ये भी है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सनल असेट्स लायबिलिटी ऑफ द ऑनर, अरे नहीं भैया, पर्सनल असेट्स और लायबिलिटी क्या करेंगे हम जान के मालिक का? तो ये बेसिकली कभी भी एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो वो है क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 31 था ये। 32 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट रिप्रेजेंट बिजनेस ट्रांजेक्शंस, इसमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? गुड्स परचेज फॉर कैश, यस बिल्कुल। गुड्स आर ऑर्डर फॉर डिलीवरी, आर ऑर्डर्ड फॉर डिलीवरी नेक्स्ट मंथ, ये नहीं है। द ऑनर, ये भी नहीं है, ठीक है। एन एम्प्लॉइज डिसमिस, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या है, Which of the following transactions will be entered in the books of Mr. Kapoor, a cloth merchant? इनमें से कौन सी एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा किसके द्वारा? मिस्टर कपूर के द्वारा। इसका काम क्या है? क्लॉथ मर्चेंट है, ये ध्यान रखना। ही रिसीव अ शर्ट्स एज अ गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, नहीं रिकॉर्ड करेगा। ही बाइज अ शर्ट फॉर हिज सन, नहीं रिकॉर्ड करेगा। ही सेल्स क्लॉथ टू वन ऑफ हिज कस्टमर, इसको रिकॉर्ड करेगा वो, ठीक है। इसमें सिंपल पूछा गया कि किसको रिकॉर्ड करोगे किसको नहीं। द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स, क्या पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है? यस। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। फिर क्या है? अगला है बेसिकली कंसिडरेशन ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ओनली, ये भी ठीक है। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, ये लिमिटेशन कैसे हो सकता है? ये तो अच्छा ही है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका आंसर है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ए। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर, इनमें से कौन कौन सा जो है एडवांटेज है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज हिस्टोरिकल इन नेचर, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप देखोगे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो हिस्टोरिकली होता है, कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। इट प्रोवाइड्स टू यूजर्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एंटरप्राइजेस, बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, बिल्कुल सही है। इट रिफ्लेक्ट द करंट फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव, 35 का ऑप्शन डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या है, अ मैसेज इज सेड टू बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड व्हेन इट इज इंटरप्रेटेड बाय द रिसीवर ऑफ द मैसेज इन द सेम सेंस इन विच द सेंडर हैज सेंट द की पॉइंट टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो, कोई भी मैसेज को ना इफेक्टिवली कम्युनिकेट आप तभी मानोगे जब जो चीज मैंने बोला है आप उसको वही समझो। जब भी आप अकाउंटेंसी बनाते हो ना, अगर मैंने लिख दिया कि प्रॉफिट इतना है और तुम्हें समझ में आ रहा है इसको देखकर कि ये इतना ही प्रॉफिट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे हो, दैट मींस कि इसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी अच्छी है। ओके। 37 देखो, टू बी कंपेरेबल एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी बिलोंग टू अ कॉमन पीरियड। देखो, जब आप दो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को कंपेयर करते हो तो उसकी क्या खासियत होनी चाहिए? कॉमन पीरियड में होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना। अरे विराट कोहली को तुम सचिन से कैसे कंपेयर कर सकते हो? दोनों ने अलग अलग बॉलर को खेला है, ठीक है। यूज कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, बेशक, ठीक है। अब क्या विराट कोहली को आशीष नेहरा से कर सकते हो? नहीं, एक बैट्समैन है एक बॉलर है। यूज ऑफ फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग भी सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग फॉर्मेट है, अब एक बंदा टेस्ट प्लेयर है, उसको वनडे प्लेयर से कैसे कंपेयर कर सकते हो? ठीक है। बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस, ना 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 ना, ये नहीं होना चाहिए कंपैरिजन में ना, ये सब नहीं आता है, ठीक है। अब किसने कैसे बनाया हमें कैसे पता? ये तो पता ही नहीं है ना। तो पहले तीन इसका आंसर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो 37 का एक्चुअली में आंसर है बी। 38 देखो क्या है, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड, अकाउंटिंग का इनमें से कौन कौन सा फंक्शन है? पहला है मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, बिल्कुल सही। कम्युनिकेटिंग, बिल्कुल सही। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सही। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल सही। डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल सही। मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट ऑफ द ऑनर, सोचो सोचो, क्या ये हो सकता है इसका? नहीं, ऑनर का प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, इसको ना बिजनेस के प्रॉफिट, हमेशा ध्यान रखना। अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के लिए काम करेगा, हमेशा। ऑनर से उसको कोई लेना देना नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? मैनिपुलेटिंग ऑफ द प्रॉफिट फॉर अ गिवन पीरियड बाय ओमिटिंग सर्टेन एक्सपेंसेस सच एज एडवर्टीजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कई बार क्या होता है ना कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ना गलत दिखाया जाता है ताकि प्रॉफिट को ज्यादा दिखा सके। हाँ, सॉरी मैं पानी पी रहा था। ओके, तो देखो, कई बार ना एडवर्टीजमेंट को कम दिखाया, रिसर्च कम दिखाया, डेवलपमेंट कम दिखाया, डेप्रिसिएशन कम दिखाया, इससे क्या है ना प्रॉफिट को ज्यादा दिखाएंगे, ठीक है। मतलब प्रॉफिट को गलत दिखाया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कभी भी ना, कभी भी चीज को मैनिपुलेट किया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग। ये मैंने पढ़ा रखा है। GAAP स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इनमें से कौन कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के टाइप है? बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स भी है। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा इसका आंसर।
42 देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मींस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मिलेंगे आपको, तो छोड़ना नहीं और कर लेना एक एक क्वेश्चन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मींस विच आर इंप्लीमेंटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। वेरी गुड, आप कह सकते हो ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, जिसको तुम इंप्लीमेंट कर पाओ, ठीक है, जब कभी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। विच आर इंप्लीमेंटेड एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी सही है। विच आर रिटर्न एंड सर्टेन, ना 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 ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की यही खासियत है, ये रिटर्न और सर्टेन नहीं है। विच आर जनरली एक्सेप्टेबल, सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी। तो 42वें का ऑप्शन सी आंसर करेक्ट है। 43 का देखो, अ बिजनेस फर्म इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। एक बिजनेस जो है ना वो मालिक से अलग है, कौन सा कंसेप्ट बताता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट किसके लिए किसके लिए लागू होता है, तो देखिए ध्यान रखना ये सबके लिए लागू होता है। फॉर एग्जांपल, अब मेरा अपना एक पर्सनल लाइफ है और दूसरा है कि मैं एक सीएजी का एम्प्लॉय हूं, दोनों अलग अलग है, ठीक है। चाहे मैं सोसाइटी में रहूं, चाहे मैं ज्वाइंट स्टॉक में रहूं, चाहे मैं कॉर्पोरेशन में रहूं, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो ऑल ऑफ द अबव। Under which of the following kinds of business concept it is assumed that the organization will last for a long time। इसको बोलते हैं going concern entity, यानी कि बिजनेस जो है ना वो लंबे समय के लिए है, ये चलता रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। 46, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, ओके, ये सब वीडियोस डाला हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। हार्डली मैं आपको बता रहा हूं 3 से 4 दिन या 5 दिन मैक्सिमम लगेगा, आप सारे वीडियोस को देख सकते हो और गारंटेड उससे बाहर नहीं आएगा पेपर, इजीली पास हो जाओगे। जो पीसी 13 और 14 से डरते हैं वो कर लो, सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट विल बी फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड हुज बेनिफिट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ से टू 1 ईयर इज मेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। एक बात बताओ, कोई भी खर्च कर रहे हैं हम, ठीक है, कोई भी जब हम खर्च करते हैं तो उसका बेनिफिट लॉन्ग रन में मिलेगा या शॉर्ट रन में मिलेगा, उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल है, तो गोइंग कंसर्न एंटिटी। देखो अब फॉर एग्जांपल मैंने एक कार खरीद लिया, अब उस कार को मुझे रेंट पे लगाना है, अब क्या रेंट फिक्स करें। अब ऐसा थोड़ी ना मुझे एक ही दिन में उसका पैसा निकालना है या एक ही महीने में निकालना है या एक ही साल में निकालना है, भैया बिजनेस है, लंबे समय के लिए आराम आराम से निकालेंगे ना। क्लियर है यहां तक। एक बार मैं साउंड चेक कर लूं। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो कमेंट किया करो नीचे, थोड़ी बहुत हमें अच्छी मतलब अच्छा कमेंट किया करो, लाइक किया करो वीडियो को और दोस्तों वगैरह के साथ शेयर कर दो। 47 देखो क्या है, अ फर्म इज एक्सपेक्टेड नॉट टू कर्टेल इट्स प्रेजेंट स्केल एंड कंटिन्यू टू ऑपरेट एटलीस्ट फॉर द एग्जिस्टिंग लेवल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो एक फर्म जो है ना वो प्रेजेंट स्केल को पे बिल्कुल छेड़खानी नहीं कर रहा है, ठीक है, वो चाहता है कि एक मतलब कोई भी चीज वो एप्लीकेबल कर रहा है ना, यानी कोई भी जो रूल्स लगा रहा है वो लॉन्ग लास्टिंग के लिए, यानी कि एग्जिस्टिंग हो, लंबे समय के लिए। तो अगेन ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन ही होता है। कौन सा होता है, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न एजम्पशन ये कहता है कि एक बिजनेस ना लंबे समय के लिए है, तो आप जो भी डिसीजन लोगे ना उसको ऐसे मान के चलो कि लंबा चलेगा, उस चीज का उसका फायदा लंबे समय तक मिलता रहेगा। इट इज एज्यूम्ड दैट द ओनली दोज ट्रांजैक्शंस दैट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है, क्लियर होगा ये तो। इंटायर लाइफ ऑफ अ बिजनेस एंटिटी इज डिवाइडेड इनटू शॉर्टर टाइम इंटरवल, इसको पीरियड प्रिंसिपल बोलते हैं। जनरल रूल्स दैट आर यूज्ड एज अ गाइड इन अकाउंटिंग एंड अ बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, तो क्या बोलते हैं उसको, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। 50 का ए। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, डेबिट क्रेडिट, इसको बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं या तो उसको बोलते हो प्रूडेंस कंसेप्ट या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। यानी डू नॉट एंटिसिपेट फॉर प्रॉफिट बट एंटिसिपेट फॉर ऑल लॉसेस, यानी हर नुकसान के लिए तैयार रहो, प्रॉफिट के लिए तैयार नहीं रहना। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस शुड रिमेन सेम फ्रॉम 1 ईयर टू। देखो जो भी चीज लगा रहे हो ना वो हर साल लगाओ, बिजनेस लंबे समय के लिए है, ठीक है, जो आज लगा रहे हो वही कल लगाओ, वही परसों लगाओ, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। एन इंक स्टैंड has been purchased by a firm for a nominal amount that it has to be last for 4 year। एक बात बताओ, एक इंक स्टैंड है या एक पेन स्टैंड है जिसको मैंने मान लो 20 रुपए में खरीदा है, ठीक है, और मेरे बिजनेस का जो वर्थ है ना वो 10 करोड़ रुपए है। अब एक बात बताओ, इस पेन को मैं क्या मानूं, फिक्स असेट्स मान लूं, लंबे समय के लिए है,
क्या मानूं मैं इसको फिक्स असेट्स? नहीं मानेंगे हम इसे। क्यों नहीं मानेंगे? इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है यार, 20 रुपए की चीज को रिकॉर्ड करोगे ना, नहीं। तो इसको हम बोलते हैं मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी में हम यही देखते हैं कि किसको एक्चुअली में इंपॉर्टेंस देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है। अब छोटा सा इंक स्टैंड को तुम फिक्स असेट्स मानोगे क्या? भैया इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। When a machinery is purchased for cash, the cash balance is reduced, and to the same extent, the amount of machinery as an assets is recorded. देखो जब कभी भी आप मशीनरी खरीदते हो ना, तो मशीनरी तो हमारा ऐड हो जाएगा, मशीनरी इंक्रीज हो जाएगा और कैश डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या है। रूल्स ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमाइन दैट अर्निंग प्रोसेस शुड बी आइदर कंप्लीट और नियर कंप्लीशन अंडर रियलाइजेशन कंसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट का अंदर ही आता है, यानी ये कहता है कि किसी भी रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करना है जब वो रियलाइज होना है, ठीक है, या फिर होने वाला हो, ठीक है, हम तभी रिकॉर्ड कर देंगे। तो 56 का क्या होगा? ए होगा। 57 देखो, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है, तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम यहाँ पे। द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज टू क्रिएट प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर ऑल ट्रांजेक्शन। दिस इज द पार्ट ऑफ द विच ऑफ द रियलाइजेशन? नहीं। मेटेरियलिटी? नहीं। हिस्टोरिकल? बताओ। हिस्टोरिकल, इसको डेट वाइज लिखा जाता है हर चीज, ठीक है। कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक असेट्स है, तुमने 10,000 का खरीदा, ठीक है, आज इसकी वैल्यू मान लो 11,000 हो गया, ठीक है, हम फिर भी 10,000 ही लिखते हैं। क्यों ऐसा लिखते हैं? क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कंसेप्ट होता है, ताकि इजीली ना इसको कभी भी वेरीफाई किया जा सके। अब मान लो मैं इस फिक्स असेट्स को 12,000 लिख देता हूं, अगले साल मैं 15,000 लिख देता हूं, 5 साल बाद मैं इसको 30,000 लिख देता हूं। अब 5 साल बाद कोई आएगा मेरे से पूछेगा बताओ ये कौन सा असेट्स है? अरे कहां ढूंढूंगा मैं कौन सा असेट्स है? क्योंकि शुरू में तो मैंने इसको 10,000 लिख रखा था ना, तो इसीलिए ना हम हिस्टोरिकल कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। इसीलिए हम किसको फॉलो करते हैं? हिस्टोरिकल कंसेप्ट को। 58 देखो, प्रॉफिट एक लायबिलिटी है। ध्यान रखना, प्रॉफिट हमेशा बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑनर को देगा। बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, वो किसका है? ऑनर का है, ठीक है। तो ये किस चीज को दिखाता है? ये दिखाता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यानी बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। तो प्रॉफिट बिजनेस का है, बिजनेस मान रखा है, तो बिजनेस उसको हमेशा लायबिलिटी ट्रीट करेगा, ओके। और लॉस को हमेशा एज अ प्रॉफिट ट्रीट करेगा। क्यों? क्योंकि ऑनर से वो लेगा। क्वेश्चन नंबर 58 हो गया ना। 59 देखो, टोटल 91 क्वेश्चन है। द अकाउंटिंग इक्वेशन असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो असेट्स हमेशा लायबिलिटी के इक्वल होता है, डेबिट जो होगा वो क्रेडिट होगा। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। 60 का देखो, अंडर विच कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग द कंटीजेंट लायबिलिटी आर सो एज अ फुट नोट ऑफ एक्सप्लेनेटरी नोट्स। जो कंटीजेंट लायबिलिटी है ना, कभी भी अकाउंट बनाया जाता है ना, नीचे एक थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर दिया जाता है, ऐसे फुट नोट डाल के, ऐसे नोट्स बना के, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर। हर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देना, नाम से पता चल जाता है। और बिजनेस फर्म क्रिएट्स प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेटर। क्यों क्रिएट कर रहा है बताओ? क्या वो फुल डिस्क्लोजर है? नहीं भैया, हमेशा ध्यान रखो, ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है बुरे समय के लिए। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। वैल्यूएशन ऑफ असेट्स इज डन बाय अ बिजनेस फर्म एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विचएवर इज लोअर बेसिस अंडर। बताओ इनमें से कौन सा होगा? हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक असेट्स है, उसकी वैल्यू हमने 10,000 में खरीदी थी, लेकिन आज 8,000 हो गया, तो ऐसा नहीं है कि हम 10,000 ही लिखेंगे, हमेशा कम वाला लिखेंगे। कम वाला क्यों लिखेंगे? क्योंकि बिजनेस हमेशा नुकसान के लिए तैयार रहता है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ओके। द कंसेप्ट द रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ कैश एंड राइट टू रिसीव ऑफ द कैश। देखो, एक होता है रिसिप्ट ऑफ कैश, एक होता है राइट टू रिसीव ऑफ कैश। क्या होता है समझो इस चीज को, कि मेरे पास ना एक एंट्री आया, एक बंदा आया और वो कहता है, अभी मान लो ये अप्रैल चल रहा है, वो कहता है कि भैया मई में मुझे आपसे 100 आइटम चाहिए या 100 क्लास लेना है, ठीक है। मैं कहता हूं कि भैया अभी मैं कैसे मान लूं? तो वो क्या कहता है, ठीक है मैं आपको एडवांस देके चले जाता हूं। उसने क्या कर दिया, मुझे एडवांस दे दिया, आज ही दे दिया, ठीक है। तो अब मैं बताओ इसको मैं आज रिकॉर्ड करूंगा या तब रिकॉर्ड करूंगा? तो देखो रेवेन्यू आज ही रिकॉग्नाइज हो गया है ना, तो इसको हम बोलते हैं एक्रूअल कंसेप्ट, ठीक है। किसी भी ट्रांजेक्शंस को तब रिकॉर्ड करना है जब वो एंटर हुआ है, ना कि वो जब सेटल हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्रूअल कंसेप्ट। डेप्रिसिएशन टू फिक्स असेट्स इज प्रोवाइडेड कीपिंग इन माइंड बिजनेस एंटिटी, नहीं। गोइंग कंसर्न, नहीं। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, नहीं। डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स पे क्यों लगाते हैं बताओ? गोइंग कंसर्न, सॉरी गोइंग कंसर्न, क्योंकि बिजनेस लंबे समय के लिए है ना, बिजनेस लंबे समय के लिए चलता रहेगा, उसकी फिक्स असेट्स की वैल्यू घटती रहेगी ना, और हम हर महीने घटाते रहेंगे डेप्रिसिएशन लगा के, तो ये गोइंग कंसर्न में आएगा, सॉरी।
The assumption that states that a business can divide up to the activities that are artificial time period. बिजनेस ना लंबे समय के लिए होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालोगे? छोटे छोटे पीरियड में कन्वर्ट करके, छोटे छोटे पीरियड में कन्वर्ट करके, ठीक है। आर्टिफिशियल टाइम क्रिएट कर लेते हैं, जो हम लोग एक साल कहते हैं ना, ये आर्टिफिशियल है। कंपनीज नॉट डिस्क्लोजिंग एन इमिनेंटली बैंकरप्सी। देखो बैंकरप्ट होने वाला है कंपनी, लेकिन अभी भी नहीं बता रहा है, अभी भी नहीं बता रहा है। तो बताओ ये इनमें से किस चीज को वॉयलेट कर रहा है? फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट को वॉयलेट कर रहा है। तो 66 का क्या आएगा? ए आएगा। Assets are recorded at their original purchase pricing according to the historical concept. 67 का B. Management concealing important financial position. फुल डिस्क्लोजर। अगर पूरा कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाया जा रहा है या गलत बताया जा रहा है तो वो फुल डिस्क्लोजर का अवहेलना है। द एस्टिमेटेड अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू होता है जो अब तक आया नहीं है, ठीक है, आया नहीं है। तो क्या इसको एस्टिमेट किया जा सकता है? एक बात बताओ, अभी नेक्स्ट ईयर हम लोगों को ना कुछ वो इंक्रीमेंट मिलने वाला है, तो क्या मैं अभी उसका प्लानिंग कर लूंगा? क्या नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक है। व्हेन एस्टिमेटिंग अनअर्न्ड रेवेन्यूज व्हाट प्रिंसिपल डज अप्लाइड? क्या मैं उसको इस साल लिखूंगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। अभी तक जो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा भूल जाओ और अभी देखो मैं क्या कह रहा हूं आपसे। मान लो मैंने 100 बच्चे को पढ़ाया है, ठीक है, उसमें से 90 बच्चे ने मुझे फीस दे दी, 10 बच्चा कह रहा है कि मुझे वो अगले महीने देगा। 10 बच्चे क्या कह रहे हैं? मुझे वो अगले महीने देगा। तो क्या मैं इसको इस साल रिकॉर्ड करूंगा? हाँ या ना? करूंगा। ये इसी बार रिकॉर्ड होगा, ना कि नेक्स्ट मंथ रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ऐसा क्यों माना जा रहा है? और अनअर्न्ड मनी होता ही क्यों है? हम कभी उधार देते ही क्यों है किसी को? हम उधार इसलिए देते हैं क्योंकि बिजनेस है लंबे समय के लिए, बिजनेस जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। बिजनेस भैया चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। तो भैया आपको जो भी पॉलिसी बनानी है वो ये सोचकर बनाना है कि बिजनेस जो है वो चलता रहेगा, बिल्कुल वो रुकेगा नहीं, ठीक है। आई होप क्लियर हो यहां तक। अगला देखो, विच इज नॉट अ वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग रिलेवेंस। इनमें से कौन सा नहीं? अभी मैंने बताया था ना, प्रेडिक्टिव वैल्यू है, फीडबैक वैल्यू है, टाइमलीनेस है, रिलायबल नहीं है। स्विचिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आज कुछ कर रहा हूं कल कुछ और कर रहा हूं, ये किस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है? बताओ। कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं कर रहा है। मैंने इस बार स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया, अगली बार रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाया, तो ये किस चीज को फॉलो करता, किस चीज को अनफॉलो कर रहा है? तो एक्चुअली में वो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इन द सेम पीरियड इन विच दे अकर। देखो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस निकालना हो ना, एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों को ही एक साथ रिकॉर्ड किया जाता है। इसको बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? मैचिंग प्रिंसिपल। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग produce financial statement in accordance with which basic accounting concept? देखो during the lifetime of an entity accounting produce financial statement in accordance with which basic? देखो बिजनेस तो लंबे समय के लिए है, ठीक है, बिजनेस है लंबे समय के लिए, ठीक है, लेकिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस तो हर पीरियड में निकालना पड़ेगा ना। प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन रिप्रेजेंट करना, तो वो किस चीज को फॉलो करता है? वो पीरियड कंसेप्ट को फॉलो करता है। आई होप क्लियर होगा यहां तक। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 74th। When information about two different enterprises have been presented in a similar manner, the information exhibits the characteristics of verifiability, relevant, reliable। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बताओ। जब दो बिजनेस, अलग अलग बिजनेस को एक साथ एक ही टाइप के फॉर्मेट को बनाया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं कंपेरेबिलिटी। उसको क्या बोलते हैं? कंपेरेबिलिटी। मैंने अभी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की 4 क्वालिटी बताई थी ना, तो ये चौथी क्वालिटी थी। तो ये वेरिफिएबिलिटी नहीं, रिलेवेंस नहीं, रिलायबल नहीं, क्या आएगा? नन ऑफ द अबव। 74 का डी आएगा आंसर। 75वां देखो क्या है, अ कंसेप्ट दैट अ बिजनेस एंटरप्राइजेस विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर। ये गोइंग कंसर्न, बिजनेस लंबे समय के लिए है, आने वाले दिनों में बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। गोइंग कंसर्न यही बताता है। द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग आर। जो प्राइमरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? वो रिलायबल होना चाहिए, वो कंपेरेबल होना चाहिए। ध्यान रखना, प्राइमरी क्वालिटी ये होनी चाहिए, वो रिलायबल हो और कंपेरेबल हो, ठीक है। एक तो ट्रस्टवर्दी हो और इजीली कंपैरिजन किया जा सके, यानी कि बाकी कंपनी ने जैसे बनाया है ना, आपको भी वैसे ही बनाना है, डिफरेंट नहीं बनाना है। द अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट एडवोकेट रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस इन द सेम पीरियड एज एसोसिएटेड रेवेन्यू इज। बताओ क्या होगा इसका आंसर? ये कह रहा है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट ये बताता है कि एक्सपेंसेस को ना आपको उसी पीरियड में, जिस पीरियड में रेवेन्यू आया है ना, दोनों को कंपेयर करके प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। इसका मतलब ये है, तो ये क्या आ जाएगा? मैचिंग कंसेप्ट। क्या है ये? मैचिंग कंसेप्ट। 78 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 78।
The accounting concept that refers to the tendency of accountant to resolve uncertainty and doubt in favor of understanding assets and revenues and overstating liability and expenses known as। एक बात बताओ क्या है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है ये। Accounting concept that refers to the tendency of accountant to resolve uncertainty and doubt in favor of understanding assets and revenue and overstating liability and expense is known as। बताओ क्या है ये क्वेश्चन नंबर 78 का। देखो क्या है ये कह रहा है जो असेट्स है ना इन फ्यूचर में कभी भी घट सकता है, बढ़ सकता है, लायबिलिटी के साथ भी ऐसे हो सकता है, तो सब कुछ अनसर्टेन है, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है ना, तो क्या बोलेंगे उसको, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिज्म। रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल, डिनोट द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट या एक्रूअल कंसेप्ट। सोचो सोचो सोचो, बहुत अच्छा है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहां रेवेन्यू की बात हो रही है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट होगा, ध्यान रखना, ओके। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, द कंसेप्ट प्रिंसिपल रिक्वायर्ड दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम बायस ऑफ अकाउंटेंट एंड अदर इज। बताओ इनमें से कौन सा प्रिंसिपल बताता है कि जो अकाउंटिंग हम बनाते हैं ना वो एक्चुअली में फ्री फ्रॉम बायस्ड होना चाहिए, वो एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव जो है ना बिजनेस का उसको फुलफिल करना चाहिए। किसको फुलफिल करना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहिए, वो किसी का ना पर्सनल बाइस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप क्लियर होगा यहां तक। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 81, इफ अ फर्म बिलीव दैट सम ऑफ इट्स डेटर में डिफॉल्ट, it should act on this by making sure that all the possible losses are recorded in the books। देखो एक फर्म है, उसको पता चल चुका है कि ये डेटर जो है वो डिफॉल्ट हो चुका है, अब वो पैसा देगा नहीं, ठीक है, वो पैसा देगा नहीं, तो उसके लिए भी तो अपने आप को प्रिपेयर करना है ना। किसका आ जाएगा ये, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। एवरीथिंग अ फर्म ऑन्स इट ऑल्सो ऑन्स आउट टू समबडी। एक चीज ध्यान रखना, एक बिजनेस में ना, एक बिजनेस का अपना कुछ नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल असेट्स आया, अरे आया है तो कुछ जाएगा ना, आया है तो जाएगा ही, ठीक है। डेबिट हुआ है तो क्रेडिट होगा ही होगा, तो क्या आएगा, इसको ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहते हैं। 83 देखो क्या है, द कंसेप्ट स्टेट्स दैट इफ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज यूज्ड इन 1 ईयर देन इट शुड बी आल्सो यूज्ड इन नेक्स्ट ईयर। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो भैया, जो इस साल कर रहे हो अगले साल भी वही करो। क्वेश्चन नंबर 84 देखो, अ फर्म में होल्ड स्टॉक विच इज हैवीली इन डिमांड। देखो एक फर्म जो है ना वो कई बार क्या करती है ना, जब किसी भी चीज का डिमांड है, ज्यादा हो रहा है ना, तो वो उसको होल्ड करके रख लेती है ताकि जब प्राइस बढ़े ना उसको बेचा जा सके, ठीक है। या फिर जैसे मान लो प्राइस कम हो रहा है तो भी वो होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म। कभी भी ना अपने आप को ना किसी बुरे समय के लिए प्रिपेयर करना कंजर्वेटिज्म कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, if a firm receives an order for goods it would not include in the sales figure। देखो कभी भी एक ऑर्डर आ गया ना गुड्स का, तो उसको सेल्स फिगर में हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, उसको एडवांस में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। क्या बताएगा ये कहता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कंसेप्ट में क्या होगा कि रेवेन्यू तो आप तभी रिकॉग्नाइज कर दो लेकिन उसको सेल्स फिगर में अभी मत डालो, ओके। 86 देखो क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म इज रिमार्केबली इनकम्पिटेंट। जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत ही नल्ला है, बहुत ही बेकार है। बट द फर्म्स अकाउंटेंट कैन नॉट टेक दिस अकाउंट। लेकिन जो अकाउंटेंट है ना ये इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ मनी वाले टर्म्स को ही रिकॉर्ड करता है, तो मॉनेटरी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को का आएगा। तो समझ में आ रहा होगा क्या है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है एक्चुअली इसमें, ठीक है। तो एक क्लास में हो सकता है आप बोर हो जाओ, ठीक है। तो आप ना इसको ब्रेक में करके देख सकते हो, ठीक है। हालांकि एक बार देख लोगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ब्रेक में भी देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखो क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी, यस यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए ना भैया, सब में एक जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी, यस। लॉन्गेविटी नहीं, सेंसिटिविटी नहीं, ये सब चीजें नहीं है कहीं पे भी, तो फर्स्ट और सेकंड इसका आंसर है। तो कभी भी अकाउंटिंग कंसेप्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो यही है, यूनिफॉर्म हो और कंसिस्टेंट हो। ऑल फिक्स्ड असेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटेंट एट देयर हिस्टोरिकल प्राइस अंडर, बताओ, कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट बताता है ये चीज कि हिस्टोरिकल वैल्यू लिखेगा। क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। The main objective to adopt historical cost in recording the fixed assets is that कभी भी historical cost पे क्यों रिकॉर्ड किया जाता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ताकि net worth of the business entity is not disclosed। गलत। The cost of the assets will be easily verifiable, ताकि इजीली वेरीफाई किया जा सके कि कब
खरीदा गया था। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। रेवेन्यू इज सेड टू हैव बीन रियलाइज्ड। रेवेन्यू हम ये बोलेंगे कि रियलाइज हो गया कब, जब कैश रिसीव हो जाए या राइट टू रिसीव कैश, मतलब दोनों में से कुछ भी। अगर एडवांस मिल हो जाए, मतलब एडवांस आ जाए या फिर कैश दे के चले जाए, तो दोनों में से जो पहले आ जाए ना उसी में हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो कैश इज रिसीव्ड तो ए और बी, आइदर ए और बी, बोथ नहीं आएगा, ध्यान रखना। इनमें से कोई भी एक हो जाए ना तो हम ये मानेंगे कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हो गया है। लास्ट क्वेश्चन देख लो 91 एंड 92। 91 देखो क्या है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट shall be made more meaningful. Only significant and important items should be supplied to the user under the concept of, देखो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना ये ज्यादा मीनिंगफुल होना चाहिए। दैट मीन्स कि ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट की जहां पे भी बात आ जाए ना तो वहां मेटेरियलिटी रहता है, ध्यान रखना। मोर मीनिंगफुल, मोर इंपॉर्टेंट, मोर सिग्निफिकेंट, ये मेटेरियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 92, लास्ट क्वेश्चन क्या है। द इंफॉर्मेशन विच विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इट्स यूजर इज मटेरियल। कभी भी इन्फ्लुएंस वगैरह आ जाए, इंपॉर्टेंस आ जाए तो क्या आएगा, मटेरियल। ठीक है, द इंफॉर्मेशन विच विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इट्स यूजर इज मटेरियल। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही 4 वीडियोस और आएंगी। ठीक है, जो भी SAS क्विजर ऐप में 5 चैप्टर दे रखा है। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो आई थिंक डेप्रिसिएशन है, एक फाइनल स्टेटमेंट है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। उस 5 में से 5 आप कह सकते हो कि उनके लिए है, जो PC 13 के लिए है, और 4 जो है वो PC 13 के लिए है, सॉरी 14 के लिए है। ठीक है, और हो सकता है कि मैं इसको ना पार्ट में भी ब्रेक कर दूं ये, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है, मुझसे भी इतना लंबा शूट नहीं किया जाता, फिर ना थोड़ा सा फ्लो घटता रहता है। तो मैं क्या करूंगा, अब एक वीडियो में ना 50 क्वेश्चन ही लेके आऊंगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन का एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, लाइन से देख लेना। जैसे आज वाली जो वीडियो है इसका नाम मैं पार्ट 1 रखूंगा, अगला वाला जो आएगा उसका पार्ट 2, और ऐसे ही पार्ट 3। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। और जिन लोगों ने मेरी वीडियोस पुरानी वाली नहीं देखी है तो वो जाके देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।